हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है 11वीं भारत इटली वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा समिति की बैठक। दूसरा टॉपिक है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0। तीसरा है श्रम और रोजगार मंत्रालय और स्विगी के मध्य नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। चौथा है QPI AI इंडस, ये क्या है ये देखेंगे हम। अगला है भू भारती राजस्व पोर्टल। छठा टॉपिक है मिशन इनोवेशन वार्षिक सम्मेलन 2025। सातवां है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। आठवां टॉपिक है मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की। नौवां है तेलंगाना SC उप वर्गीकरण आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना। 10वां टॉपिक है केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना। 11वां है बैट इकोमोन भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली। 12वां है लॉस एंजल्स 28 में क्रिकेट की ओलंपिक वापसी के लिए स्थल की घोषणा। 13वां और अंतिम टॉपिक है मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक 11वीं भारत इटली वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा समिति की बैठक। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 14 से 15 अप्रैल को इटली में आयोजित की गई और इसमें भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इटली के रक्षा महासचिव लुइसा रिकार्डी की द्वारा बैठक की सह अध्यक्षता की गई। ठीक है। अगला है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0। तो क्या है? ये रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 है। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन 15 अप्रैल को नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में किया गया और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा पेंटागन प्रेस के सहयोग से इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम थी रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना। ठीक है, ये इसकी थीम थी और भारत सरकार ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और स्विगी के मध्य नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो ये किस लिए किया गया है? ये राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और 2-3 वर्षों में 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं गिग वर्कर क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 उसके अनुसार गिग वर्कर का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है। ठीक है, और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है उसको गिग वर्कर कहा जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता के अलावा राजस्थान राज्य स्तर पर गिग वर्कर्स की नियुक्ति को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान ने एक अधिनियम पारित किया है। 24 जुलाई 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 पारित किया गया है। तो ये था गिग वर्कर। आगे देखते हैं QPI AI इंडस। तो ये क्या है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित 8 स्टार्टअप में से एक बेंगलुरु स्थित QPI AI द्वारा लॉन्च क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, तो QPI AI इंडस क्या है? ये एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसे बेंगलुरु स्थित QPI AI द्वारा लॉन्च किया गया है। 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स युक्त भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से ये एक है। ठीक है, ये भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। उन्नत क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेटिव हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर का संयोजन इसमें किया गया है। इसका उन्नत क्वांटम प्रोसेसर है वो अगली पीढ़ी के क्वांटम HPC सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और AI एनहांस्ड क्वांटम समाधानों को एकीकृत करता है।
अगला टॉपिक है भू भारती राजस्व पोर्टल। तो तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा भूस्वामियों को भूधार कार्ड जारी किए जाएंगे और अभी इसे राज्य के 4 मंडलों खम्मम, मुलुगु, कोंडंगल और कामारेड्डी ब्लॉकों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है और जून 2025 से इसे फुल मोड में, मिशन मोड में शुरू किया जाएगा। अगला है मिशन इनोवेशन वार्षिक सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन 9 से 11 अप्रैल तक दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत द्वारा अपनी बायो E3 नीति और एकीकृत बायो रिफाइनरी मिशन पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, ये इसका पूरा नाम है बायो E3 पॉलिसी का। तो ये नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इस नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। अब एकीकृत बायो रिफाइनरी मिशन क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और नीदरलैंड द्वारा प्रारंभ एक ये मिशन है और ये मिशन इनोवेशन MI 2.0 ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, तो जो एकीकृत बायो रिफाइनरी मिशन है ये मिशन इनोवेशन MI 2.0 ढांचे का हिस्सा है। देखते हैं मिशन इनोवेशन क्या है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी उपाय करने हेतु पेरिस जलवायु समझौते के अवसर पर 30 नवंबर 2025 को मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई। पेरिस जलवायु समझौते के अवसर पर 30 नवंबर 2015 को इसकी घोषणा की गई। ये वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है। ठीक है, इसमें 24 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, उनकी पहल है। और किस लिए है? तो ये वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए। मिशन इनोवेशन शब्द मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP21 के दौरान पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ मिलकर गढ़ा गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मिशन इनोवेशन शब्द दिया था। अगला है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। तो भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती थी। तो इसके अवसर पर UN के मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा भागीदारी की गई। उन्होंने भाग लिया। तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, उन्होंने 14 अप्रैल 2025 भीमराव अंबेडकर जयंती को के अवसर पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दिवस। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने घोषित किया है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है? ये मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है और ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में 258.64 वर्ग क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है तेलंगाना SC उप वर्गीकरण आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें SC उप वर्गीकरण को वैधता प्रदान की गई थी। तो उसके बाद तेलंगाना है वो SC उप वर्गीकरण आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। तो इसके लिए तेलंगाना ने अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये एक अधिनियम बनाया है तेलंगाना ने इसके लिए और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जातियों का अलग अलग आरक्षण प्रतिशत के साथ 3 समूह में विभाजन किया गया है। पहले समूह में, इस समूह के अंतर्गत 15 जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, उनको 1% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 15 सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को 1% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरे समूह में 18 जातियों को 9% आरक्षण,
इसमें 18 जातियां हैं और उनको 9% आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरे समूह में 26 जातियों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। 26 जातियों को 5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला है, केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो केरल है वो भारत का पहला राज्य है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला। स्थानीय स्वशासन विभाग की डीजी केरल पहल के तहत 21 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल रूप से निरक्षर के रूप में पहचाना गया। पहले उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद उन्हें स्मार्टफोन का उपयोग करके वॉइस और वीडियो कॉल करना, सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाना, इंटरनेट बैंकिंग करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सिखाया गया। ठीक है, तो अब केरल है वो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे है बैट इकोमोन। ये भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली है। बैट इकोमोन का मतलब है बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग। ठीक है, और ये किसने विकसित किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है लॉस एंजल्स 28 में क्रिकेट की ओलंपिक वापसी के लिए स्थल की घोषणा। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पोमोना का जो फेयर ग्राउंड है ये अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। लॉस एंजल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर वहां पर क्रिकेट खेला जाएगा लॉस एंजल्स 28 ओलंपिक में। ये टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में 6 टीमें भाग लेगी और इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा निर्धारित किया गया है। मतलब एक टीम में अधिकतम 15 खिलाड़ी हो सकते हैं। एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी हो रही है। इससे पहले आखिरी बार पेरिस ओलंपिक 1900 में क्रिकेट ओलंपिक में शामिल किया गया था। लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 14 से 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे और क्रिकेट को 2032 का जो ब्रिस्बेन ओलंपिक है उसमें भी शामिल कर लिया गया है। अगला टॉपिक है मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता। तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था और ये विश्व के नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को 0.5 से हराया और इस जो प्रतियोगिता है इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी हैं, वो 5वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।